गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग बच्चों चैप्टर स्टार्ट किए थे भूकंप एवं ज्वालामुखी, ठीक है। और कल की क्लास में हमने भूकंप का पॉइंट कंप्लीट कर दिया था। तो भूकंप में मैंने एक बात आप लोग को बताई थी कि भूकंप का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी, ठीक है। तो प्रशांत महासागरीय पेटी जो है, इसका मैंने बोला था कि आपको डायग्राम मैं लोड किए रहूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको उसका पूरा एरिया समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो देखो, जो वो एरिया है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर का, तो मेनली रिंग ऑफ फायर का यूज हम अक्सर कहाँ पे करते हैं बच्चों? ज्वालामुखी के चैप्टर में, ठीक है। तो जो ये भूकंप वाला मैंने आपको एरिया समझाने के लिए बोला है, एकदम सेम वही एरिया मुझे समझाना है कहाँ पे? ज्वालामुखी के चैप्टर में। तो अब हम लोगों ने कल भूकंप देख लिया था, आज हम लोग ज्वालामुखी देखें, और जब ज्वालामुखी कंप्लीट होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, वो मैप निकाल के आपको समझा दूंगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ आपकी क्लियर हो जाएंगी, भूकंप वाला भी और ज्वालामुखी वाला भी, क्योंकि दोनों का क्षेत्र जो है वो एक ही है, ठीक है। इसलिए मैं मैप को अभी ओपन नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्लास ओपन करता हूं, ठीक है, क्लास स्टार्ट करता हूं, और आगे क्लास में हम लोग बढ़ा जाए और फिर लास्ट में हम लोग मैप देखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों ज्वालामुखी, ठीक है। तो ज्वालामुखी में मैंने कल बच्चों इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को दे दिया था, ठीक है। मैंने आप लोग को कल इसका कॉन्सेप्ट दे दिया था, और कॉन्सेप्ट मैंने कुछ इस तरह से दिया हुआ था कि ये हम लोग देख रहे हैं दो प्लेटें हैं, ठीक ना, दो प्लेटें, और जब ये प्लेटों की आपस में यहाँ टक्कर होती है, तो यहाँ पे टक्कर जब होगा तो देखो बच्चों क्या क्या क्रियाएं उत्पन्न होंगी। टक्कर होने के बाद ये होता क्या है कि एक प्लेट इसके नीचे सबडक्ट हो जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा, और दूसरा प्लेट जो है ये ऊपर की तरफ इस पे बैठ जाता है। तो जब ये नीचे जाता है तो नीचे जाने के क्रम में यहाँ का जो ये क्षेत्र है ये क्या होगा, ये ऐसे उठते जाता है, ठीक ना, उठते जाता है। ये क्या होगा, प्रतिवर्ष, ये मान लो अगर मैंने कहा महासागरीय प्लेट है, ओसेनिक प्लेट, ठीक ना, ओसेनिक प्लेट, तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा। और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होगा, ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट, ये ऊपर रहेगा। तो ये जितना नीचे जाएगा वैसे ही ये क्या होगा, इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक ना। तो अब इसमें जब पहली बार इसकी टक्कर होगी तो इस टक्कर के फलस्वरूप एक तो बड़े पैमाने पर भूकंप आएगा, और दूसरा जो है जब ये धीरे धीरे नीचे जाएगा तो यहाँ पे पर्वतमाला का निर्माण होगा। इसी पर्वतमाला को हम कहते हैं वलित पर्वतमाला। जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ लेंगे तो हम लोग का अगला चैप्टर ही होगा कौन सा बच्चों? पर्वतमाला। तो मैंने कल की क्लास में ये बता दिया था कि यहाँ ये जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है? स्थेनोस्फीयर, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था स्थेनोस्फीयर। अब ये स्थेनोस्फीयर जो है ये मैग्मा युक्त क्षेत्र है, मैग्मा वाला क्षेत्र है। तो अब ये मैग्मा वाले क्षेत्र में संवहनी धारा उत्पन्न होगी, और जब संवहनी धारा उत्पन्न होगा तो ये क्या प्रयास करेगा, ये प्रयास करेगा इसको तोड़ के निकलने का, ठीक है, इसको तोड़ के निकलने का प्रयास करेगा। तो मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ ये ऐसे इसको तोड़ के निकलने का ये प्रयास करेगा। तो अब इसको बराबर टक्कर मारेगा, और टक्कर मारते मारते इसको काटता चला जाएगा, ठीक है, काटता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतना इसको काट देगा, इतना काट देगा कि अब ये कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होने के फलस्वरूप अब यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? अब यहाँ पे बच्चों देखो रिजल्ट ये होगा कि इस तरह से यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होगा। तो ये जो अंदर यहाँ पे मैग्मा है ना, ये मैग्मा क्या होगा बच्चों, अब ये निकलेगा बाहर, ठीक ना। ये मैग्मा इस तरह से क्या होगा, ये ऐसे एक पाइप का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे, और ये मैग्मा इस तरह से आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्मा का यहाँ पे उद्गार जो होगा, मैग्मा का जो उद्गार यहाँ पे होगा मैग्मा का उद्गार, ठीक, तो इसी को हम कहेंगे क्या? ज्वालामुखी। तो देखो, जब ये बच्चों ये गर्म और तरल पदार्थ जब ये अंदर है हमारे धरातल के, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? मैग्मा, ठीक ना, मैग्मा। और जब यही मैग्मा हमारे धरातल पे आ जाता है, हमारे धरातल पे आ जाता है, तो अब ये मैग्मा ना होके अब ये क्या होगा, अब ये कहलाएगा बच्चों लावा, ठीक ना। तो ये जो फैल गया रेड रेड, ये क्या कहलाया? लावा, ठीक है, लावा। और ये क्या हो गया? ये ज्वालामुखी पाइप, ठीक है। और ये ऊपरी सिरा जो है इसको हम क्या बोल देंगे? ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी शंकु, ठीक। और यहाँ पे
यहाँ पे ऐसे ये बन जाता है मुंह टाइप का। तो ये मुंह जो है ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है क्रेटर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, क्रेटर। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे आप लोगों को देखने हैं चीजें। ठीक है, कुछ नाम। अब जहां से ये निकल रहा है ज्वालामुखी का लावा, ये मान लो यहाँ मैंने कहा यहाँ पे मैग्मा की मात्रा बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैग्मा की मात्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ना बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ज्वालामुखी चैम्बर। ठीक ना, ज्वालामुखी चैम्बर। तो ये ज्वालामुखी चैम्बर कहलाता है। ठीक है, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है बच्चों ज्वालामुखी पाइप। ठीक ना, ज्वालामुखी पाइप। तो इस तरह से यहाँ पे नामकरण होगा। तो ये मैंने बताया बच्चों कि देखो इस तरह से ज्वालामुखी फटेगा। ठीक है, ज्वालामुखी फटने का रीजन क्या है, ठीक है, लावा आने का, बाहर आने का रीजन क्या है, ये सारी बात मैंने आपको यहाँ पे बताया। और कल की क्लास में भी लगभग मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। ठीक है, कल की क्लास में भी समझा दिया था। तो अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें हम लोग देखें कि ज्वालामुखी जो है वो बच्चों कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब देखो पहली बात, ज्वालामुखी का डिफिनेशन, कुछ यहाँ आपसे डिफिनेशन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, डिफिनेशन पूछने वाला नहीं है। डिफिनेशन अगर पूछा भी तो क्या है, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण या प्लेटों की गतिविधियों के कारण या उनके गति के कारण जब धरातल के अंदर का मैग्मा, धरातल के अंदर का मैग्मा हमारे धरातल के सतह पर उपस्थित हो जाता है, आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। तो डिफिनेशन बच्चों बहुत तरह से डिफिनेशन इसको दिया जा सकता है, बहुत सारे शब्दों को जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन आपसे कहीं कुछ पूछने नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको जो है कहीं भी लिखना नहीं है। ठीक है, लिखना नहीं है। तो डिफिनेशन को छोड़ते हैं और हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं कि ज्वालामुखी के टाइप्स। ठीक है, मेन आपका ये है। ठीक, बट ये जो मैंने यहाँ पे आपको मैपिंग कराया है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मे भी यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि ज्वालामुखी चैम्बर किसे कहते हैं, तो इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी पाइप। ये क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी क्रेटर। और ये क्या है, ज्वालामुखी शंकु। और ये जो मैग्मा है बाहर जब निकल रहा है तो इसी मैग्मा को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, लावा बोल रहे हैं। ठीक है, और जब मैग्मा अंदर है, ठीक है, यानी कि लावा जब अंदर है तो इसका नाम क्या है, मैग्मा है। ठीक है, तो ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। आते हैं हम लोग अब ज्वालामुखी के प्रकार पे। ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के प्रकार में देखें तो मुख्यतः बच्चों ज्वालामुखी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 3 टाइप के ज्वालामुखी होते हैं, तो हम लोग को मालूम है, एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसको हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। दूसरा हो जाता है बच्चों सक्रिय के बाद दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा जो हो जाता है हम लोग का बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, शांत या मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो। ठीक है, डेड वोल्केनो। सुषुप्त जो है डोरमेंट। तो ये 3 टाइप के वोल्केनो यानी ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर इन 3 टाइप्स के ज्वालामुखियों में, ठीक है, हमसे क्या क्या पूछता है उन बातों को हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो यहाँ लिखेंगे ये मतलब बच्चों ज्वालामुखी, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला हम लोग का होगा बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी, इसको अगर देखें तो एक्टिव वोल्केनो जो है, इसे क्यों हम सक्रिय ज्वालामुखी कह रहे हैं, तो यानी कि ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का कोई ना कोई यहाँ पे हमको परिभाषा जो है प्राप्त होने वाली है। तो अब देखो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, बहुत आसान सी बात है
कि वो ज्वालामुखी जिसमें समय समय पर मैग्मा निकलता रहे या मैग्मा का उद्गार यानी विस्फोट, ठीक है, होता रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। सिंपल सी बात लिखनी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं। तो यहाँ बच्चों ये डिफिनेशन मैंने लिख दिया, उस सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें सक्रिय ज्वालामुखी से हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बात को जरा हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी से हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहली बात कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछने लगता है, ठीक है। अब जैसे हम पूछें कि स्ट्राम्बोली, ठीक है, स्ट्राम्बोली नामक ज्वालामुखी कहाँ है, ठीक, तो ये कहाँ है, इटली में। अब इटली में है, ये एक हमको इन्फॉर्मेशन मिला, ये इन्फॉर्मेशन हमसे पूछेगा, तो इटली में ये ज्वालामुखी, बट क्या अब एक बात इसमें और देखें कि क्या इसकी कुछ विशेषता भी है, तो बच्चों बिल्कुल विशेषता है, ठीक है। और विशेषता क्या है, इस विशेषता को देखें तो देखो कहा जाता है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा हो कि सर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को अगर देखना है बच्चों तो यहाँ आते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये आपके सामने मैप आ गया, ठीक है, मैप आ गया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, क्यों बोल रहे हैं, अब इसको बच्चों देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश स्तंभ क्यों बोलते हैं, यहां बच्चों देखो, ठीक है, यहां अब इस एरिया में अगर हम आए, इस एरिया में, तो यहां बच्चों देखो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहां अगर ऐसे हम देखें तो ये कुछ इस तरह से यहां हो जाता है क्या बच्चों, भूमध्य सागर, ये क्या है, भूमध्य सागर। और अब बात करें हम इसमें किसकी, इसमें हम बात कर लेते हैं बच्चों इटली की। तो ये देखो यहाँ पे कुछ ये इस तरह से, ये इटली का एरिया, ठीक है, इटली का एरिया, ठीक है, ये इटली का एरिया यहाँ से पूरा ये, ठीक है, ये पूरा ये रेड से मैंने जो बनाया ये इटली का एरिया, और ये क्या है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो अब ये जो मेडिटेरियन सी है, अब देखो बच्चों होता क्या है, यहाँ पे जब ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है ना, किस ज्वालामुखी का, ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी का, ठीक है। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी का जब विस्फोट होगा तो इस विस्फोट में होता क्या है कि यहाँ पे निकलता है लावा, और जब लावा निकलता है तो काफी विस्फोट के साथ निकलेगा, तेजी में निकलता है। तो इस भूमध्य सागर में होता क्या है, भूमध्य सागर में बच्चों हो जाता है उजाला, ठीक ना, भूमध्य सागर में हो जाता है उजाला। तो इसी वजह से इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक ना। तो यानी कि जो इटली में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो इस भूमध्य सागर में नाविक वगैरह जो नाव वगैरह चलाते हैं उनको इससे क्या होता है, उससे इनको सहायता मिलता है, ठीक है, उससे इनको सहायता प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको ये बात बच्चों क्लियर हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो ये भूमध्य सागर और ऊपर मैंने ये बना रखा है इटली, ठीक है, इटली। चलिए तो अभी हम फिर इस वापस मैप में आएंगे, ठीक है, जो मैंने आपको एरिया कहा था, ठीक, समझाने के लिए, उसको मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे उदाहरण स्वरूप देखें तो यहाँ पे
इटली का इटली का स्ट्राम्बोली, इटली का स्ट्राम्बोली, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो यहाँ बच्चों ये आपसे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही कि स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी है कहाँ, ठीक, तो आप आसानी से बताओगे इटली, ठीक है। अब इटली में अगर ये ज्वालामुखी है तो ये किस टाइप का ज्वालामुखी है, तो 3 टाइप बताए हैं, तो 3 टाइप में कौन सा टाइप है? ये सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। और इसके बाद क्या इसका कोई उपाधि है, ठीक है, या कुछ इससे विशेष तथ्य जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल विशेष तथ्य जुड़ा हुआ है, और विशेष तथ्य क्या है? इसे भूमध्य सागर का कहते हैं प्रकाश स्तंभ, ठीक है। तो ये बात क्लियर। अब देखो बच्चों, अब इक्वाडोर में कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी है, ठीक ना, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी। अब ये कोटोपैक्सी नामक जो ज्वालामुखी है, इसकी विशेषता क्या है? ये विश्व का, ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। अब देखो बच्चों, दिमाग में आप लोग के क्वेश्चन उभर रहा होगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है, तो यानी कि ऊंचाई पे होगा। अब ऊंचाई पे ज्वालामुखी होगा तो भाई कैसे? यानी कि कोई लैंड जो है वो बहुत ऊंचा है, तो देखो लैंड नहीं ऊंचा है बच्चों, धरातल नहीं ऊंचा है, इस धरातल पे पाया जाता है पर्वतमाला, ठीक ना, पर्वतमाला। तो जो एंडीज पर्वतमाला है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, तो ये एंडीज पर्वतमाला के ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। अब दिमाग में आएगा बच्चों कि पर्वतमाला के ऊपर ज्वालामुखी, ये क्या चक्कर है? आसान सी बात है, आपको यही बात ध्यान में रखना है कि ये इस तरह से मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है, प्लेट, और इसके बाद ये अंदर अंदर स्थूणस्फेयर वाला पार्ट, दुर्बल मंडल वाला, जहाँ पे मैग्मा है, ठीक ना, मैग्मा, संवहनी धारा उत्पन्न हुई। अब ये क्या होगा? अब ये इसको तोड़ने का करेगा प्रयास। तो अब देखो, जब पहली बार टक्कर हुई होगी तो टक्कर के फलस्वरूप होगा क्या? यहाँ पे निर्माण होगा किस चीज का? पर्वतमाला का, ठीक ना, पर्वतमाला का ऐसे यहाँ पे निर्माण होगा। अब यहाँ से संवहनी धारा उत्पन्न हो रही, तो इसको टक्कर मार रहा है, और टक्कर मारते मारते प्लेट को ये क्या करेगा? ये काट देगा, और काटने के बाद से फिर ये क्या करेगा? ये इसको तोड़ने का प्रयास करेगा। तो बच्चों यहाँ मान लो कि ये मैंने अगर इस तरह बनाया है, तो संवहनी धारा अगर मान लो यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, इसको, इस प्लेट को तोड़ते हुए ये क्या करेगा? देखो, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ठीक ना, तो बहुत ऊंचाई तक तो नहीं, मगर यहाँ से क्या हो गया? निकल गया। तो अब ये हमारे धरातल से ये ऊंचाई पे हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है? इसको तोड़ने का प्रयास करेगा। तो बड़े लंबे साल का परिणाम होगा, कई हजार साल का परिणाम होगा कि ये इसको क्या करेगा? तोड़ देगा, और तोड़ के फिर ज्वालामुखी का उद्गार वहां से होने लगेगा, ठीक है। तो यही हो गया सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, ठीक है। तो कौन सा हो जाता है बच्चों? इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, जो कि कहां पे है? एंडीज पर्वतमाला पे, ठीक है। चलो इस बात को भी यहां कवर करते हैं। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, अब क्या इसकी कोई विशेषता? बिल्कुल यहां पे लिख देंगे, विश्व का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, ठीक है। यह अरे सॉरी, अभी बच्चों इसको करेक्ट कर दो, पर्वतमाला मैंने लिख दिया, यह एंडीज पर्वतमाला पर एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, स्थित है, ठीक है। तो इस पर्वतमाला को यहाँ करेक्ट कर देते हैं, इसका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यही ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने जब सोलर सिस्टम पढ़ाया था, ठीक ना, सौरमंडल, और सौरमंडल में मैंने जब 8 ग्रह बताए थे, 8 ग्रह में मैंने उस समय आपको बताया था कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, ठीक है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, और मैंने उसी समय बोला था कि ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, तो जाहिर सी बात है ये हमारे अर्थ पे पूछ रहा है, ठीक ना। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, ठीक है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी। अब अगर पूछा सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, तो बच्चों याद करो, ओलंपस मीन्स, ठीक है, कहाँ पे है, ये मंगल ग्रह पे, ठीक ना, मंगल ग्रह पे। तो मैंने ये आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है, तो ये आप वहां पे जाके वीडियो को देख के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं, ठीक। चलो, तो यहां तक की बातें बच्चों क्लियर। अब जो है हम देखें तो इक्वाडोर का पॉइंट कंप्लीट, इक्वाडोर का पॉइंट पॉइंट कंप्लीट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला, ठीक ना, विश्व का सबसे दक्षिणतम, अब दक्षिणतम मतलब क्या, कि जैसे हमारे सामने कोई जो है कि एक अर्थ है, हमारे सामने अर्थ है, ठीक ना, तो ऊपरी सिरा निचला सिरा, तो यानी कि जो ज्वालामुखी है, उन ज्वालामुखी में एक ज्वालामुखी ऐसा है जो सबसे नीचे है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझ लें, तो यहां मैप में ही हम लोग बच्चों देख लें, ठीक है, मैप में ही देख लें, तो मैप में अगर देख लें, मैप में अगर देख लें तो यहां, ठीक है बच्चों, तो ये अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका देखो, यहां पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, तो यहाँ पे एक पर्वतमाला है जिसका, सॉरी, ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, माउंट इरेबस, ठीक ना, जिसका नाम क्या है, माउंट इरेबस। तो माउंट इरेबस जो है, ये क्या हो गया, ये बच्चों हो जाता है विश्व का सबसे दक्षिणतम, विश्व का सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो विश्व का सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला कौन है, माउंट इरेबस, और कहाँ है, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बच्चों कवर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, माउंट इरेबस, तो यहां लिखना हम लोग को पहले क्षेत्र का नाम, यानी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका पे कौन है, माउंट इरेबस का, माउंट इरेबस, माउंट इरेबस। अब इसकी विशेषता क्या है, विश्व का, विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी, विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये बच्चों सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी हो गया। अब ये क्या, ये भी कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखें तो देखो, अभी मैंने बताया सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक ना, सबसे बड़ा ज्वालामुखी। तो जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी होगा वो हवाई द्वीप समूह, ठीक ना, हवाई द्वीप समूह जो है, वहां पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, मौना लोआ, ठीक ना, मौना लोआ। तो इस बात को यहाँ पे नोट करते हैं। अगला पॉइंट, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप का मौना लोआ, मौना लोआ, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, विश्व का सबसे
बड़ा। तो बच्चों ये क्लियर है, बड़ा, चलो ठीक है, पूरा मैं कर ही दे रहा हूँ, बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है, बड़ा ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे बड़ा, तो बच्चों ध्यान रखना, बड़ा का सेंस किस रूप में है, ठीक है, और ऊंचे का सेंस किस रूप में है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगी कि बड़ा और ऊंचे में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर। अब देखो बच्चों, अब हम बात करें, क्या भारत में भी ज्वालामुखी है? बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। कहाँ है? हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में एक बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन द्वीप, और दूसरा नारकोंडम, ठीक है, नारकोंडम। बैरन वाला क्या है? बैरन वाला बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को भी हम कवर करें, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, यहां अंडमान, अंडमान निकोबार का बैरन। तो बैरन द्वीप जो है बच्चों, इसी के नाम पे ज्वालामुखी का नाम भी पड़ गया है, बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन द्वीप। और इसको हम लिख देंगे भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग का कवर होता है, कवर होता है सक्रिय ज्वालामुखी। इतना पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी से आपका कोई क्वेश्चन लगभग जो है छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सुसुप्त ज्वालामुखी में आएंगे, ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी। तो अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो था सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। अब हम लोग डोरमेंट में आते हैं, ठीक है, डोरमेंट। तो सुसुप्त ज्वालामुखी जो होगा, इसका पहचान क्या होगा? यहाँ पे बच्चों देखो, ये भूगोलवेताओं ने इस बात को डिफाइन नहीं किया, क्या, सुनना, कि सुसुप्त ज्वालामुखी क्या है, जिसमें कई वर्षों से, कई वर्षों से विस्फोट यानी उद्गार नहीं हुआ है, ठीक है, उद्गार नहीं है, परंतु, परंतु उद्गार होने की संभावना है, ठीक है। उद्गार हुआ नहीं है कई वर्षों से, मगर उद्गार होने की संभावना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी। अब यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन बना हुआ है कि कितने वर्षों तक, कितने वर्षों तक अगर विस्फोट ना हो तो हम उसको मान लें कि ये जो है सुसुप्त ज्वालामुखी के बाद मृत हो जाएगा, ठीक है, मृत हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो कि कब तक आखिर इसको माने, तो देखो है क्या कि ज्यादा मत ये है कि 500 वर्ष से, ठीक है, 500 वर्ष से अगर ऊपर टाइम हुआ, ठीक है, टाइम हुआ, तो ये ज्वालामुखी फिर सुसुप्त नहीं रहेगा, यानी कि ये क्या होगा? मृत हो जाएगा। तो यानी कि जिस ज्वालामुखी में रह रह के विस्फोट होते रहते थे, उस ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट बंद हो जाए, ठीक है, विस्फोट बंद हो जाए। तो अब 50 साल बीत गए, ठीक है, 80 साल, 100 साल, 150 साल बीत गया, तो अब दिमाग में आएगा क्या ये ज्वालामुखी मृत हो चुका है? नहीं। तो यहाँ पे क्या है, लगभग एक रेशियो बनाया बनाया गया है कि 500 साल तक अगर विस्फोट नहीं होता है तो वो फिर क्या होगा? वो ज्वालामुखी मृत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में हम लोग को क्या लिखना है, तो इस बात को यहाँ पे बच्चों नोट करते हैं। चलो अगला देखते हैं, दूसरा, सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी। तो सुसुप्त ज्वालामुखी की परिभाषा क्या है कि वह ज्वालामुखी जिसमें, जिसमें कई वर्षों से, कई वर्षों से लगातार विस्फोट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, और
और भविष्य में विस्फोट की कोई कोई संभावना भी नहीं है। विस्फोट की कोई संभावना भी नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो इस मैटर को मैंने ऐड नहीं किया कि 500 वर्ष, 800 वर्ष, ठीक है, 1000 वर्ष, इस बात को यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंट्राडिक्शन बराबर बना हुआ है कि टाइमिंग क्या माना जाए। ठीक है, तो कोई भी टाइमिंग को यहाँ पे क्लियर नहीं करता है। ठीक, अब इसमें हम लोगों को देखना है कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं। तो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे इटली का विसुवियस, ठीक है, इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा। तो अब देखो, अब बात करें क्या इसमें भी कुछ विशेष तथ्य है, तो यहाँ पे बच्चों देखो कोई विशेष तथ्य नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, बस सिंपल बात कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विसुवियस नामक ज्वालामुखी, ठीक है, किस देश में पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा इटली हो गया आंसर। पूछ लेगा क्राकाताओ नामक ज्वालामुखी वो कहाँ पाया जाता है, वो इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, फिर पूछ लेगा नारकोंडम नामक ज्वालामुखी वो कहाँ पाया जाता है, नारकोंडम नामक ज्वालामुखी वह जल कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में विस्फोट की कोई संभावना भी नहीं है। कोई भी संभावना नहीं है। ठीक तो है सर। हाँ बच्चों, थोड़ा सा यहाँ बच्चों लिखने में एक मिस्टेक हुआ है, ठीक ना, आप लोग इसको मैं अभी करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे मिस्टेक है, मेन क्या है हम लोग का लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ मेन वो है लेखन में, जैसे लिखते समय दिमाग में बच्चों होता क्या है ना, और भी चीज़ें चलती रहती है, ये क्या और अच्छी चीज़ आपको बता दिया जाए, तो लिखने में मिस्टेक हो जाता है। अब मिस्टेक में आप जब क्लास को वीडियो को जब देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा मिस्टेक यहाँ पे लिखने में क्या हुआ है। लिखने में मिस्टेक ये हुआ है, मैंने क्या बोला कि ऐसे ज्वालामुखी जो जो कई वर्षों से, जिसमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है। ठीक है, कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है परंतु विस्फोट होने की संभावना है। ठीक है, संभावना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे सक्रिय कहेंगे। ठीक है, सॉरी सुषुप्त कहेंगे। और अगर जो है कई वर्षों से विस्फोट हुआ नहीं है और विस्फोट होने की कोई संभावना भी नहीं है, तो वो हमारा कौन सा ज्वालामुखी हो जाता है, वो बच्चों हो जाता है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, या शांत ज्वालामुखी। तो अब आपको भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लिखने में यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ वह ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से लगातार विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में विस्फोट की, ठीक है, कोई संभावना नहीं है, ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा बस इसी को करेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से इसको करते हैं। ठीक है, परंतु, ठीक है, परंतु परंतु भविष्य में भविष्य में विस्फोट की संभावना है। ठीक है, संभावना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों मूलतः हम लोग चार ज्वालामुखियों के नाम जो है नोट करेंगे। एक इटली का विसुवियस, ठीक है, फिर हम जापान का फ्यूजियामा देखेंगे और इसके बाद से इंडोनेशिया का कराकाताओ और इसके बाद से अंडमान निकोबार का नारकोंडम। ठीक है, तो चार हम लोग को यहाँ पे कवर करना है, तो लिख देते हैं इसको। इटली का विसुवियस, ठीक है, जापान का फ्यूजियामा, ठीक है,
फ्यूजियम है। अ, अंडमान निकोबार को बच्चों मैं यहाँ शॉर्ट पे लिख दे रहा हूँ, अंडमान निकोबार को यहाँ पे अ और न बना के बच्चों मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है, कवर कर दे रहा हूँ। तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा, अंडमान निकोबार, ठीक है, निकोबार पूरा लिखते हैं, अंडमान निकोबार, ठीक है, निकोबार। और यहाँ क्या हो गया, नारकोंडम, नारकोंडम, ठीक है, नारकोंडम। और नीचे लास्ट लिख दें इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का क्राकाताओ, क्राकाताओ, ठीक है बच्चों, क्राकाताओ। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कौन सा ज्वालामुखी, सुषुप्त, ठीक है। अब मृत ज्वालामुखी, जो कि परिभाषा मैंने आप लोग को समझा दिया है, ठीक है। तो मृत ज्वालामुखी क्या, कि जो वो ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में भी विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ठीक है, मृत ज्वालामुखी, ठीक है। चलो तो इसको कवर कर लेते हैं। तो इसको दो नामों से संबोधित करेंगे बच्चों, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी। तो विस्फोट को बच्चों उद्गार भी बोलते हैं, ठीक है, उद्गार, विस्फोट या उद्गार। नहीं हुआ है और और भविष्य में उद्गार की, उद्गार की कोई संभावना भी नहीं है, ठीक है, भविष्य में उद्गार की कोई संभावना भी नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे मृत ज्वालामुखी। तो यहाँ पे इतनी बातों को मैंने बता दिया। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को कुछ ज्वालामुखियों के यहाँ पे भी नाम नोट करने हैं, ठीक है। तो अब इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, चिम्बराजो, ठीक है, नाम को लिख दूं वरना ये सुनने में प्रॉब्लम लगता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ कर दें, जैसे जैसे तो यहाँ लिख दें इक्वाडोर, इक्वाडोर का चिम्बराजो, इक्वाडोर का चिम्बराजो, ठीक है। तो इक्वाडोर का चिम्बराजो जो है ये मृत, ठीक है। अब बच्चों देखो म्यांमार में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, पोपा, ठीक ना, म्यांमार का, म्यांमार का पोपा, ठीक है। एक ज्वालामुखी ईरान में, ईरान, तो ईरान का, ईरान का देमबंद, देमबंद, ठीक है। एक ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का कोह, कोह सुल्तान, पाकिस्तान का कोह सुल्तान। तो ये सब बच्चों कौन से ज्वालामुखी हैं, ये मृत ज्वालामुखी हैं, ठीक है। और एक लास्ट एक और जोड़ दें तो तंजानिया में है, तंजानिया का किलीमंजारो, तंजानिया का
किलिमंजारो। ठीक है बच्चों, तो ये इतने आपको मृत ज्वालामुखी से चीज़ों को आपको याद रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कवर होता है हम लोगों का तीनों टाइप का ज्वालामुखी। अब यहाँ पे आएंगे बच्चों मैप में भी, और पॉइंट भी हम लोग नोट करेंगे। जैसे हम बात करें कि विश्व के, ठीक है, कुल ज्वालामुखी का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ आता है, तो वही स्थान है बच्चों जो मैंने भूकंप में बताया है। और यही रीजन है कि मैंने जो रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है, ठीक है, उसको आपको अभी समझाया नहीं, क्योंकि मूलतः रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र ऐड किस में होता है, ज्वालामुखी में। रिंग ऑफ फायर हम किससे संबंध करके बोलते हैं, ठीक है, तो फायर यानी विस्फोट, विस्फोट कहाँ हुआ, ज्वालामुखी में। ठीक है, तो वो कल मैंने आप लोग को जो बताया था 63% विश्व के भूकंप का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी। और 21% एरिया, ठीक है, वो मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान, ठीक है, ईरान, म्यांमार, भारत, ठीक है, और सीरिया, तुर्की, ठीक है, इटली, ये सब जो क्षेत्र हैं वो मध्य महाद्वीपीय वाले। तो मैं दोनों बात को बताऊंगा अभी, मध्य महाद्वीपीय, ठीक है, और प्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, तो यहां हम लोग देखते हैं, तो यहां हेडिंग डाल देंगे विश्व में विस्तृत भूकंप की पेटियां। ठीक है, तो विश्व में भूकंप की जो पेटियां हैं, ये अब इसको देखें तो ये निम्नलिखित हैं, ये निम्नलिखित ये निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब देखो, तो यहां देखें तो सबसे पहला हेडिंग हमारा हुआ बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग हमारा हो जाता है प्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, प्रशांत महासागरीय पेटी। तो प्रशांत महासागरीय पेटी को देखें यहाँ पे, तो प्रशांत महासागरीय पेटी, अब देखो इसी बात को बच्चों समझ लो। ठीक है, इसी बात को समझो, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, लग रहा है लेट हो गया है। अच्छा बच्चों, एक फिर आज आज क्लास में मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वो मैप मैंने जो डाउनलोड करके रखा था वो मैप जो है बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है। ठीक है, तो अब फिर जो है वो मैप जो है अब पेंडिंग में हो गया। ठीक है, तो अब चूंकि अब यहाँ से डाउनलोड करूँगा तो एक ठीक ठाक टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक ठाक टाइम लगेगा, तो मैं अब डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताना ये चाहेंगे कि विश्व में अब ज्वालामुखी की पेटियों की बात करें। ठीक है, अब कल आपको फिर समझाएंगे। ठीक है, कल आपको फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैप डाउनलोड करके। अब यहाँ आपको रोक के क्लास में अगर मैं मैप डाउनलोड करता हूँ तो वो टाइम लगेगा। ठीक है, और इतना में मैं जान रहा हूँ इतने देर में बच्चे रुकते नहीं हैं, वो तुरंत जो है हट जाते हैं। और मैं जान रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर रुक के अगर अभी डाउनलोड करूँगा तो आप जो है तब तक स्किप कर दोगे या निकल लोगे। ठीक है, तो इसलिए इसको कल हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी, तो इसमें क्या है बच्चों, देखो अब इसको यहाँ पे लिखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे भी हम बस
एक पॉइंट लिख दें कि विश्व के कुल ज्वालामुखी का कुल ज्वालामुखी का 63%। अब देखो बच्चों, ये 63% को कहीं कहीं बुक्स में 2/3 भी लिख देता है, 2/3 भी लिख देता है, ठीक है। तो 63% विश्व के कुल ज्वालामुखी का 63% ज्वालामुखी इसी पेटी में विस्तृत है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें प्रशांत महासागरीय की बात, मध्य महाद्वीपीय पेटी ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें बच्चों, मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है। तो आप लोग को मैप जब रहेगा तो इसका एरिया और प्रशांत महासागरीय जो है इसका एरिया आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस पेटी, ये जो पेटी है प्रशांत महासागरीय पेटी, ठीक है, इसको हम यहाँ पे, इसको एक बात और नोट कर दे बच्चों, इसे यानी कि इस पेटी को इसे अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर, ठीक ना, रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ हो गया। और अब हम लोग ये लास्ट देख लें, मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो यहाँ लिख देते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें तो यहाँ पे विश्व के कुल ज्वालामुखी का ज्वालामुखी का 21% ज्वालामुखी इसी क्षेत्र या पेटी क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है बच्चों। तो कल हम मैप डाउनलोड किए रहेंगे, तो मैप में बच्चों कल आप लोग को मैं फिर से समझा दूंगा। यहाँ पे आज जो है मिस्टेक से मैप जो है डिलीट हो गया है, ठीक है। तो आज ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है, और कल जब हम पर्वतमाला स्टार्ट करेंगे तो पर्वतमाला के चैप्टर में मैं आपको ये एरिया जो है आपको समझाऊंगा, ठीक है। समझाने के बाद तब फिर जो है पर्वतमाला का चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ठीक है बच्चों।